नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षा और कोड है C3 के अंतर्गत आज हम निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस पर हमने कल चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, और इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निर्णय के प्रकार। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है निर्णय के प्रकार, टाइप ऑफ डिसीजन। ठीक है, तो निर्णय के प्रकार यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक, कोई भी प्राचार्य अगर निर्णय लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, पहला है दैनिक सामान्य निर्णय। दैनिक सामान्य निर्णय, डेली रूटीन डिसीजन। छात्रों, दैनिक सामान्य निर्णय के अंतर्गत वे निर्णय होते हैं जिन्हें कोई भी निर्णयकर्ता दैनिक कार्य संपादन के लिए करता है। रोजमर्रा के कार्य जैसे कर्मचारियों को अवकाश देना, निर्देश देना, निश्चित सीमा व नियमों में वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति देना, कक्षाओं में अरेंजमेंट करना, ये क्या है? दैनिक कार्य है। तो दैनिक निर्णय किस प्रकार से लेते हैं, ये है। तो दैनिक सामान्य निर्णय के अंतर्गत आते हैं। देखिए, दैनिक सामान्य निर्णय हमने ऊपर से लिख दिया गलती से, तो ये है। उदाहरण है कर्मचारियों को अवकाश देना, जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षक या अन्य शिक्षणेतर कर्मचारी अवकाश लेना चाहते हैं तो उनको अवकाश देना है, नहीं देना है, इस प्रकार के निर्णय। कोई निर्देश देना है, किसको किस तरह से निर्देश देना है, निश्चित सीमा व नियमों में वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति देनी है। तो इस टाइप के निर्णय दैनिक सामान्य निर्णय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है नीतिगत निर्णय, पॉलिसी डिसीजन। छात्रों, नीतिगत निर्णय में इसके अंतर्गत निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, जो नीति नियमों को बनाता है, नीति नियमों को लागू करता है, तो उस अधिकारी के द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं तथा उन व्यक्तियों को भी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है जिन पर उन निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि नीतिगत निर्णय लेते समय, जैसे मान लीजिए प्राचार्य है, नीतिगत निर्णय लेना है तो अन्य प्राध्यापकों के साथ मीटिंग करके, शिक्षकों के साथ मीटिंग करके नीतिगत निर्णय लिया जाता है। यानी कि सबको के सामने सबकी सहमति से इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे नवीन वेतनमान, विद्यालय के भवन विस्तार, नए विषय, संकायों के कार्यक्रम, ये सारी चीजें नीतिगत निर्णय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है वैयक्तिक निर्णय, इंडिविजुअल डिसीजन। वैयक्तिक निर्णय के अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने विवेक से दैनिक जीवन में लेता है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से दैनिक जीवन में निर्णय लिया जाता है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए गृह कार्य देना है, नहीं देना है, किस प्रकार का देना है, कितना देना है, इस टाइप के कार्य, ये व्यक्तिगत निर्णय है। उस शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि होमवर्क कितना देना है, कैसे देना है। पिकनिक है, पिकनिक पर किस तरह से बच्चों को ले जाना है, कितनी छूट देनी है, कब ले जाना है, ये सारी चीजें
व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है, फिर है सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव डिसीजन। सामूहिक निर्णय में हम देखेंगे किसी समूह की समस्या को हल करने के लिए लिए जाते हैं सामूहिक निर्णय। समूह में सामूहिक समस्या, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उसमें किसको किस प्रकार की समस्या है, समूह में बैठकर निर्णय ले लिए, तो ये सामूहिक निर्णय है। इन निर्णयों में सक्षम अधिकारी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके लेता है। तो इसमें विचार विमर्श किया जाता है, तब निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो ये छात्रों हो गया निर्णय के प्रकार। निर्णय के 4 प्रकार हुए: दैनिक सामान्य निर्णय, नीतिगत निर्णय, वैयक्तिक निर्णय, सामूहिक निर्णय। ठीक है छात्रों, निर्णायक स्तर जो होता है, जैसे विद्यालय की परिस्थिति में आमतौर पर 3 स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। हमको तो मुख्य रूप से शिक्षा से रिलेटेड देखना है, स्कूल से रिलेटेड देखना है, विद्यालय से संबंधित देखना है। तो विद्यालय से संबंधित जो निर्णय होते हैं, विद्यालय की परिस्थिति में जो परिस्थिति होती है उसमें 3 स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। पहला है उच्च स्तर। उच्च स्तर यानी इस स्तर पर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड बदलती परिस्थितियों में समय समय पर विविध शिक्षा संबंधी निर्णय लेते हैं और इसमें शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, नीति इत्यादि संबंधी निर्णय आते हैं। ये उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाता है। ये उच्च स्तर का निर्णय हो गया। इसके बाद आता है मध्यम स्तर का निर्णय। तो इस स्तर पर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों को विद्यालय स्तर पर लागू करने के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर निर्णय लेते हैं। तो उच्च स्तर में आ गया विक्रम, देखिए मान लीजिए शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग के मंत्री हो गए, शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड। ठीक है, ये लोग अपना निर्णय सुनाते हैं। फिर मध्यम स्तर में इनका निर्णय कहाँ आता है? प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के पास आता है, जो कि मध्यम स्तर का निर्णय हो गया। और प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर निर्णय लेते हैं। फिर निचला स्तर। इस स्तर पर निर्णय की क्रियान्वित के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की जाती है ताकि निर्णय सुचारू रूप से लिया जा सके। तो निचले स्तर का निर्णय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक यहाँ हो गए, और निचला स्तर का निर्णय में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की जाती है, यानी प्रत्येक कार्यकर्ता जो कि विद्यालय में काम करता है। ठीक, प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की जाती है ताकि निर्णय सुचारू रूप से लिया जा सके। यानी प्रधानाध्यापक और शिक्षक मध्यम स्तर में आते हैं। फिर उसके नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो निचले स्तर का। तो इस तरह से विद्यालय की परिस्थिति में 3 स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे छात्रों निर्णय की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका। निर्णय की प्रक्रिया में शिक्षकों की क्या भूमिका है? रोल ऑफ टीचर्स इन डिसीजन मेकिंग। जो प्रक्रिया है निर्णय की, इसमें शिक्षक का कितना बड़ा रोल है। शिक्षकों की भी आवश्यकता होने पर निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए
प्रधानाध्यापकों और प्राध्यापकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का हित जुड़ा हो तब भी शिक्षकों की सहभागिता आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों को ही निर्णय लेने होते हैं, जैसे शिक्षण विधियों का चुनाव। शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किस विधि से पढ़ाएंगे, तो ये हो गया शिक्षण विधियों का चुनाव। फिर है अनुशासन से संबंधित नीति से जुड़ा निर्णय। पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन से जुड़े निर्णय भी शिक्षक अपने स्तर पर ले सकता है। यदि वेतनमान से जुड़े निर्णय होते हैं तब भी शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित निर्णय प्रक्रिया है और कोई शिक्षक विशेषज्ञ वहां मौजूद है, तब भी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू रूप से सफल बनाने हेतु शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। तो निर्णय की प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब है निर्णय प्रक्रिया में छात्र की भूमिका। रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसे शिक्षक की भूमिका वैसे छात्र की भूमिका। छात्रों और बच्चों की सहभागिता निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक है। इस प्रकार छात्रों की असरदार सहभागियों से उनको अवगत कराया जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनके चारों ओर का वातावरण कैसा है। छात्र कई स्तरों पर विद्यालय के निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, कई प्रकार के समूहों के रूप में तथा व्यापक प्रक्रमों के द्वारा अपनी सहभागिता दर्शा सकते हैं। छात्रों को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करने से न केवल उनके इरादों को जान पाते हैं या राय मशविरा को जानते हैं, बल्कि साथ ही विद्यालय को एक प्रकार का सहारा भी मिलता है। छात्र अपना किरदार एक लीडर, निर्णय निर्माता तथा सलाहकार के रूप में निभाते हैं। तो ये छात्रों और बच्चों की सहभागिता अति आवश्यक है निर्णय की प्रक्रिया में। छात्रों को असरदार सहभागिता से उनको अवगत कराया जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके चारों ओर का वातावरण कैसा है। कई प्रकार के समूहों के रूप में तथा व्यापक प्रक्रमों द्वारा अपनी सहभागिता वो दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की भूमिका। छात्रों, एक मनोवैज्ञानिक हैं हार्ट महोदय। हार्ट ने 1992 में निर्णय प्रक्रिया में छात्रों के 5 स्तरों पर गौर किया है। ध्यान दीजिएगा, 5 स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया में उन्होंने ध्यान दिया है, जो कि बालिग तथा पूर्ण विकसित प्राणी के साथ मिलकर अपनी सहभागिता दर्शाते हैं, यानी अपने से बड़े लोगों के साथ। पहला है, बच्चे अपने निर्णय को अपने से बड़ों के साथ बांटते हैं। ठीक, यानी कि बच्चे के पास जो अपने खुद का विचार होता है, वे अपने से बड़ों को निर्णय प्रक्रिया में जुड़ने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। दूसरा है, बच्चे संचालक का प्रथमानुभव भी करते हैं, प्रथम अनुभव भी करते हैं संचालक का। संचालक के रूप में बच्चों के पास अपने प्रथम विचार होते हैं और निर्णय लेते हैं कि उनको कैसे लागू किया जाए। इसके साथ बालिग लोग जुड़े होते हैं, परंतु कोई हस्तक्षेप नहीं करते।
तीसरा है बालिग लोग बच्चों के साथ अपने निर्णय को बांटकर प्रथमानुभव करते हैं। यानी बालिग के पास और निर्णय लेते हैं, बालिग के पास अपने विचार होते हैं, पर वे अकेले उनको नहीं चलाते, बल्कि बच्चे परियोजना में तथा लागू करने में हर प्रकार से सम्मिलित होते हैं। चौथा है विचार विमर्श करना तथा सूचित करना। परिकल्पनाओं की योजना बनाई जाती है, बच्चों से विचार विमर्श कर बड़ों को हटा दिया जाता है। पांचवा है सूचित करना तथा नियुक्त करना। बालिग निर्णय लेते हैं, परंतु स्वेच्छा से काम करने वाले बच्चे ही नजर आते हैं। तो ये जो 5 स्तर के अतिरिक्त और भी 3 स्तर और भी हर्ट ने बताया है, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि अगर बच्चे अपने सही ढंग से सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं तो बालिग उनके लिए, माने उनसे बड़े बालिग बच्चे उनके लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सजावट का काम करना है, बच्चे सजावट में भाग तो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, परंतु वास्तव में वह उसके विषय में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनको वहां बताना होता है। टोकेनेज बच्चे अपने विचार रखते हैं, परंतु वह उसका लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, तो बड़े उनके विचारों को आगे लाने में मदद करते हैं। तीसरा है हस्त कौशल। बच्चे उस बात को मानते तो हैं जो बड़ों ने बताई, परंतु उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं कि इसमें उनका क्या लाभ है, या बच्चों के पूछने पर बड़े उन्हें बताते भी नहीं, केवल करने को कहते हैं, और न ही वह अंतिम निर्णय को समझ पाते हैं, परंतु उनकी सहभागिता अवश्य रहती है। तो ये निर्णायक हर्ट ने बताया कि निर्णय प्रक्रिया में छात्रों को इन 5 और 3 ये 7-8 स्तरों पर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति या समूह में छात्र निर्णय प्रक्रिया में अपने विचारों को जारी करके विशिष्टता से अपना हस्तक्षेप दर्शाते हैं, ताकि उनकी विशेष प्रासंगिकता का प्रदर्शन हो सके। ठीक है, एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक अकेला छात्र है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान को विकसित करता है तथा उनको अनुश्रवण में भाग लेता है। कुछ विशेष शिनाख्त वाले समूह टीम संगठित करते हैं, पूंजी जमा करते हैं केवल खेल प्रक्रियाओं के लिए या टीमों को विदेशी यात्राओं कराने। ठीक, तो अब हम देखेंगे छात्रों निर्णय प्रक्रिया में छात्रों के योगदान के लाभ। निर्णय प्रक्रिया में छात्रों के योगदान के लाभ। योगदान के लाभ। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में क्या लाभ है? जैसे मान लीजिए समय की प्रगति के साथ साथ छात्रों की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ती जा रही है। यदि गौर किया जाए तो यह सहभागिता निर्णय प्रक्रिया को लाभ भी देती है, छात्रों को भी लाभ देती है। व्यक्तिगत तथा विशेष समूहों, उनकी आयु
किरदार तथा उपलब्ध संसाधनों से छात्र अपना योगदान निर्णय प्रक्रिया में देते हैं। जब बच्चों के साथ बड़े और बालिग लोग जुड़ते हैं तो उनके मूल्यों तथा मान को शक्ति मिलती है। उन्हें यह एहसास होता है कि जो कुछ कार्य कर रहे हैं उन कार्य पर उनके बड़ों की नजर है और कहीं कुछ कमी नजर आने पर बच्चों को बड़ों की ओर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त शक्ति उन्हें गलत निर्णय लेने में खुद व खुद रोक देती है तथा बच्चे सही ढंग से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार बच्चों के नियमों को स्वीकार करते हुए हम प्रभुत्व संप्रदाय की नींव डालते हैं और उन बच्चों के अन्य योगदान को भी स्वीकारते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि वह भी एक दिन बड़ों में शुमार किए जाएंगे, बल्कि इनका कारण यह है कि छोटे होने के बावजूद वे हमें या विद्यालय को क्या दे रहे हैं। ऐसे अवसरों के लिए एक रास्ता निकालने से लंबी अवधि का लाभ होता है, न सिर्फ बच्चों या छात्रों के लिए बल्कि विद्यालय के लिए भी छात्रों की सहभागिता विशेष रूप से आवश्यक होती है तथा लाभकारी होती है। तो देखिए कि निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता के कौन कौन से बात के कारण आवश्यक है, क्या होने चाहिए। जैसे छात्र अपने विचार रखते हैं, उनके विचारों को विद्यालय स्टाफ से स्वीकृति प्राप्त होती है, तब इस प्रकार वे प्रभावित होते हैं और लोग कुछ और करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। यानी उनके निर्णय को लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमारी बातों को माना जा रहा है, तो फिर से वो प्रेरित होते हैं अच्छा करने के लिए। इस प्रकार के अवसरों को प्रदान करने से उन छात्रों के विचार सबके समान व्यक्त किए जाते हैं, सबके सामने व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के अवसरों को प्रदान करने से छात्रों को एक यह भी लाभ होता है कि वह कैसे और क्या सीख रहे हैं विद्यालय में और किस प्रकार वे अपने अधिगम को निखार सकते हैं। इन क्रियाओं के कारण वे अपने विचारों में एक प्रकार का निवेश करते हैं। ठीक है। पारस्परिक तथा व्यवहारिक योग्यता को भी निखारते हैं। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने से छात्र अपने अनुभवों को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। छात्र अपनी प्रक्रियात्मकता के कारण पहचाने जाते हैं और एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है तथा छात्रों और विद्यालय के मध्य सम्मति बनी रहती है। इंटर तथा सेकेंडरी स्तर के छात्र काफी समझदार होते हैं और वह अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या है और उनको कैसे दूर करना है। अपने से जुड़े हर व्यक्ति हर तथ्य को जानते हैं तथा विद्यालय का वातावरण अच्छा बनाने में भी वह अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करते हैं। विद्यालय के लाभ में विशेष योगदान छात्राओं द्वारा ही प्राप्त होता है। तो छात्रों, हमने देखा निर्णय के प्रकार, निर्णय प्रक्रिया में छात्रों के योगदान के लाभ। ठीक है।
निर्णय प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, निर्णय प्रक्रिया में छात्र की भूमिका, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।